परी और आर्यन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे लगे तो स्पॉटलाइट सीधा उन दोनों को फोकस करते हुए उन्हें फॉलो करने लगी। पूरे रास्ते आर्यन ने परी का हाथ थामा हुआ था, तो वहीं एलेक्स दोनों के बीच की नजदीकियां देखकर गुस्से से उबल रहा था। लेकिन फिलहाल वो अपने गुस्से के घूंट को पीने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तभी किसी ने उसके वाइन के ग्लास को उससे छीन लिया। ये देख उसका पारा और हाई हो गया, और वो जिसे ही अपने सामने खड़े शख्स को देखता है तो उसकी आईब्रो आपसे में जुड़ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि आर्यन ही था। जब आर्यन की नजर एलेक्स पर पड़ी तो वो परी को सेजल और आशी के पास छोड़कर उसके पास आ गया। आर्यन वाइन के ग्लास को गोल गोल घुमाने हुए सार्कास्टिकली वे में बोला, मुझे नहीं पता था कि इटली के माफिया द एलेक्स स्मिथ को किसी के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह जाने का ऐसा अजीबोगरीब शौक भी है कि वो यहाँ बिन बुलाए ही चले आए। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स को आर्यन की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता था कि आर्यन ये सब जानबूझकर कह रहा है ताकि वो गुस्से में आकर कुछ करे और आर्यन को उसे सबके सामने बेइज्जत करने का मौका मिल सके। एलेक्स बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत करता है, फिर दोबारा बिना किसी एक्सप्रेशन के वो बोला, किसने कहा कि मैं यहाँ बिन बुलाए आया हूँ? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स की बात सुनकर भी आर्यन नॉर्मल ही खड़ा था, जैसे उसे एलेक्स की किसी भी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी फैमिली में से ऐसा कोई नहीं था जो एलेक्स को पसंद करता हो और उसे यहाँ आने के लिए इनवाइट करे। एलेक्स जैसे उसकी मन की बात अच्छे से जानता हो, वो उस तरह अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब था कि कोई बिना कुछ कहे बिना कुछ किए ही मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ उसके लिए आना पड़ा। एलेक्स अपनी आखिरी लाइन दूर खड़ी परी को देखते हुए कहता है, जिसे देख आर्यन को अब और बर्दाश्त नहीं होता, और वो अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए उससे बोला, अगर तू आज इस घर में गेस्ट बनकर नहीं आया होता तो मैं तेरी जबान काट कर तेरे हाथ में रख देता, लेकिन क्या है ना कि ये हमारा इंडिया है, तेरा इटली नहीं। और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का मतलब होता है अपने घर आए मेहमान का आदर सत्कार करना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेहमान अपनी हद भूल जाए और हम चुपचाप सब देखते रहे, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाने पर आ गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए आर्यन ने वाइन का ग्लास एलेक्स के हाथ में थमा दिया और वहां से वापस परी के पास चल गया। एलेक्स ने जाते हुए आर्यन को देखा और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अपने मन में बोला, तुम चाहे जो कह लो, जो कर लो, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो मैं हासिल करके ही रहूंगा, बाय हुक और बाय क्रूक, और कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। देव स्टेज पर जाकर माइक लिए सबकी और देखकर बोला, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। देव की आवाज सुनते ही सबकी नजर स्टेज पर चली गई। देव अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये पार्टी आर्यन ओबरॉय की शादी की खुशी में और साथ ही उनकी ब्यूटीफुल वाइफ का आज बर्थडे है, इसलिए भी रखी गई है। लेकिन ऐसी रूखी सूखी पार्टी भला किसे पसंद आएगी, तो क्यों ना केक कटिंग से पहले एक कपल डांस हो जाए? क्या कहते हैं आप सब? देव के पूछने पर सब ने एक साथ वोटिंग शुरू कर दी। देव ने डीजे को एक अच्छा सा सॉन्ग लगाने को कहा और फिर स्टेज से नीचे चल गया और अपनी वाइफ सेजल के हाथ को पकड़कर उससे बोला, मैं आई। सेजल ने स्माइल करते हुए हाँ में जवाब दिया। तो देव ने उसका हाथ पकड़े उसे स्टेज पर ले गया। वहीं कियान, राशि, रेयान और कृषा ने भी आर्यन और परी को जबरदस्ती स्टेज पर भेज दिया। जब कृषा एक टेबल के पास जाकर बैठ गई तो अचानक वहां एक लड़का आ गया और वो कृषा को देखते हुए उसके आगे अपना हाथ किए बोला, कैन आई डांस विद दिस ब्यूटीफुल गर्ल? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि कृषा कोई जवाब दे पाती वहां रेयान आ गया और उसने उस लड़के के हाथ को पकड़ लिया और उसे जोर से दबाते हुए अपने गुस्से से को कंट्रोल करते हुए बोला, नो, बिकॉज ही इज विद मी, सो यू कैन लीव नाउ। रेयान के इस तरह हाथ को दबाने से उस लड़के के हाथ में पेन हो रहा था, लेकिन अपने सामने बैठी लड़की के सामने उसे शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, इसीलिए भी बड़ी मुश्किल से अपने होंठों पर जबरदस्ती की स्माइल लाते हुए बोला, ऑफ कोर्स। रेयान ने ये सुन झट से उसका हाथ छोड़ दिया तो वो लड़का जल्दी से वहां से खिसक लिया। रेयान जाकर कृषा के सामने वाली चेयर पर बैठा गया, तो वहीं कृषा उसे घूरते हुए बोली, ये क्या था? क्या था? कुछ भी तो नहीं, रेयान ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, जिसे सुन कृषा का पारा और हाई हो गया। मुझे अच्छे से समझ आ रहे हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
तुम्हें मुझे परेशान करने में बड़ा मजा आता है ना, इसीलिए जब देखो तब मुझे परेशान करने चले आते हो। उद्धरण चिन्ह। देखी तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ भी। इससे पहले कि रेयान अपनी बात पूरी कर पाता कृषा उठकर वहां से चली गई और वो अचानक किसी लड़के से टकरा गई। जब उस लड़के ने कृषा को देखा तो वो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सका और उसने उससे डांस के लिए पूछा। कृषा ने एक तिरछी नजर रेयान पर डाली जो कब से उन दोनों को ही अपने गुस्से से भरी लाल आंखों से देखे जा रहा था। कृषा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस लड़के के हाथ में अपना हाथ रख दिया और वो दोनों स्टेज पर जाकर डांस करने लगे। ये देख रेयान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिमाग की नसें फट रही हो। रेयान भी गुस्से में आकर एक लड़की को अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। वो लड़की तो रेयान को देखते ही उस पर फ्लैट हो गई थी, वो खुशी खुशी उसके साथ डांस करने के लिए राजी हो जाती है। तो वहीं जब एलेक्स आर्यन और परी को डांस फ्लो की ओर जाता देखता है तो वो भी पार्टी में आई किसी लड़की को अपने साथ डांस फ्लो पर ले जाता है। अब सिर्फ कियान और राशि बचे थे जो स्टेज के नीचे चुपचाप खड़े थे कि तभी वहां उनके पास परिधि और रेयांश आ गए। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तुम लोग भी जाओ, बाकी सभी के साथ डांस करो और एंजॉय करो। परिधि के इतना इंसेंस करने पर कियान और राशि भी स्टेज पर डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भी कपल्स उन्हें ज्वाइन करते हैं। अब बाकी बचे वहां मौजूदा गेस्ट कपूर फैमिली और खन्ना फैमिली अपने अपने बच्चों का डांस एंजॉय करने लगे। आयान भी परिधि और रियांश के पास खड़ा होकर अपने मोम डेड को डांस करते हुए देखने लगा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और परिधि से कहकर अपने कमरे में चला गया। डीजे ने दिलवाले मूवी का सॉन्ग जन्म 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 साथ चलना यूं ही लगा दिया और सारे कपल स्टेप बाय स्टेप डांस करने लगे। गाइस, मैं सॉन्ग के लिरिक्स लिखने में अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसीलिए सॉन्ग आप खुद ही इमेजिन कर कीजिएगा। कोष्टक। एलेक्स डांस तो किसी और लड़की के साथ कर रहा था लेकिन उसकी नजरें केवल परी पर ही टिकी हुई थी और ये बात आर्यन नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो परी को अपने और करीब कर उससे डांस करने लगता है जिससे कि एलेक्स की जलन और बढ़ जाती है, क्योंकि कल के इंसिडेंट्स के बाद से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे परी को आर्यन के पास नहीं बल्कि उसके पास होना चाहिए था। इसीलिए जब जब वो उन्हें एक दूसरे के इतना करीब इतने पास देखता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है जिसे वो बर्दाश्त करने के अलावा अभी और कुछ नहीं कर सकता था। वहीं जब कृषा रेयान की बाहों में किसी अनजान लड़की की देखती है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता और उसका चेहरा मुरझा जाता है। डांस के दौरान जब कपल्स को आपस में एक दूसरे से साथ एक्सचेंज करने का टाइम आता है तो एक राउंड लेकर कृषा रेयान के पास जा पहुंचती है, तो वहीं सेजल कियान के पास चली जाती है। राशि अपने भाई देव के साथ डांस करने लगती है, तो वहीं जब परी को राउंड लेकर किसी और शख्स के पास नहीं बल्कि एलेक्स के पास जाना होता है पर एंड मौके पर आर्यन परी को लेकर थोड़ा साइड हो जाता है, जिस वजह से एलेक्स की बाहों में कोई और लड़की आ जाती है जिसके साथ उसे ना चाहते हुए भी वो स्टूपिड डांस करना पड़ता है। सॉन्ग चेंज होता है और दोबारा कपल्स एक दूसरे के साथ स्टेप बाय स्टेप डांस करने लग जाते हैं। डांस खत्म होने के बाद केक कटिंग की बारी आती है। परी के लिए एक बड़ा सा खूबसूरत केक लाया जाता है। परी आयान और आर्यन के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक काटती है और फिर भी सबसे आयान को खिलाती है, फिर अपने पेरेंट्स को, आर्यन को और फिर बाकी सभी फैमिली मेंबर को वो केक खिलाती है। सबसे पहले आयान आगे आकर परी को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, हैप्पी बर्थडे मॉम, ये आपके लिए। परी ने उसके हाथ से वो कार्ड लिया जिसमें आयान ने उसकी, आर्यन की और अपने आप की पिक्चर ड्रॉ की थी, जो साथ में एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे। परी की आंखें नम हो गई क्योंकि उसने भी तो कुछ ऐसा ही सपना देखा था जब उनकी जिंदगी में उनकी मोम वापस आई थी। परी अपने घुटनों के बल बैठ गई और आयान को अपने गले से लगा लिए और बोली, थैंक यू सो मच बेटा, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। एक एक करके सब लोग परी को बर्थडे विश करते हुए उसे गिफ्ट देते हैं। कुछ देर बाद सब एक दूसरे के साथ बातचीत करने में लग जाते हैं तो कुछ डिनर करने बाहर गार्डन एरिया में चले जाते हैं। तभी घर की लाइट्स अचानक ऑफ हो जाती है। अरे ये लाइट अचानक कैसे चलेंगी गई, कोई जाकर देखो कि क्या प्रॉब्लम हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। रेयान और देव मेन स्विच को देखने जाते हैं, लेकिन तभी परी को अपने गले में कुछ ठंडा सा फील होता हुआ महसूस होता है।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती लाइट्स ऑन हो गई। परी ने अपने आसपास देखा लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। तो उसे लगा कि शायद उसका कोई वहम होगा। पार्टी खत्म होते ही धीरे धीरे लोग चले गए और घर के बाकी सभी भी बहुत थक गए थे, तो वो भी अपने अपने कमरे में चले गए। आर्यन और परी का कमरा। परी अपने कमरे में आए और जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई और अपनी इयररिंग्स निकालने लगी, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर अपनी गर्दन पर पड़ी। व्हाट द फू तारांकन, ये मेरे गले में कैसे आया और कब? बोलते बोलते परी अचानक रुक गई। उसे याद आया कि जब लाइट्स ऑफ हो है थी, जब उसे अपने गले में कुछ ठंडा सा फील हुआ था, लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया था। परी ने अपने गले में पहने उस हॉट शेप में बने रेड जेड पेंडेंट को निकाला और उसे देखने लगी। उसे ये तो पता था कि ये पेंडेंट उसे आर्यन ने तो नहीं दिया, तो फिर कोई ऐसे चोरी छुपे इतना महंगा जेड पेंडेंट उसे कौन दे सकता है? उद्धरण चिन्ह। अभी परी अपने ख्यालों में गुम ही थी कि तभी डोर खुलने की आवाज उसे सुनाई दी और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और जेड पेंडेंट को एक ड्रॉर में रख दिया और अपनी जगह पर खड़ी हो गई ताकि अपने कपड़े चेंज करने जा सके, लेकिन तभी उसे अपनी कमर के चारों ओर किसी की मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई और अगले ही पल आर्यन ने पीछे से ही उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। परी उसे रोकते हुए बोली, आर्यन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे चेंज करने जाना है। उद्धरण चिन्ह। उहुहुहु, आज तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम भूल है कि कल हमारी शादी हुई थी और हमारी फर्स्ट नाइट भी तो थी, लेकिन तुम्हारी नींद की वजह से हम हमारी सुहागरात नहीं मना पाए। कहते हुए आर्यन एक झटके में परी को अपनी तरफ घुमा देता है, जिसका चेहरा अब तक टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था। आर्यन परी के चेहरे को अपने करीब लाकर वो अपनी मैग्नेटिक वॉइस में आगे बोला, लेकिन आज तुम मुझे नहीं रोक सकती और ना ही मैं रुकने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपने सख्त होंठ परी के मुलायम चेरी जैसे होंठों पर रख दिए और उसे पूरी शिद्दत के साथ चूमने लगा। तो वहीं कृषा के कमरे में। कृषा जैसे ही कमरे में आई, किसी ने पीछे से उसके रूम का डोर लॉक कर दिया। कृषा ने जैसे ही रूप लोक होने की आवाज सुनी, उसने पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां उसे अंधेरे में कोई नजर नहीं आया। कृषा जल्दी से लाइट्स ऑन करने स्विच बोर्ड के पास है, लेकिन इससे पहले कि वो लाइट्स ऑन कर पाती, किसी ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। ये फिलकर कृषा कांप उठी और वो चीखने ही वाली थी कि उसके पीछे खड़े शख्स ने उसे चुप करवाते हुए कहा, शश, चिल्लाने की सोचना भी मत, क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ ही। तो तुम कितना भी चिल्लाओ, उसका कोई फायदा नहीं, खमखा तुम्हारा ही गला दर्द करेगा। उद्धरण चिन्ह। तुम। जैसे ही कृषा ने आवाज सुनी, वो पहचान गई कि वो और कोई नहीं बल्कि रेयान था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? छोड़ो मुझे, आई सेड लीव मी रेयान। कहते हुए कृषा ने अपनी कमर से रेयान के हाथ को झटक दिया और वो आगे बढ़ी और लाइट्स ऑन कर दी। वो पीछे मुड़ी ही थी कि रेयान ने उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए दीवार से सटा दिया और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ओह, अब तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं है? तो फिर तुम्हें किसका टच पसंद है? उस लड़के का जिसके साथ तुम चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। कृषा ये सुन चौंक गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रेयान ने शराब पी है, क्योंकि उसके पास से शराब की स्मेल आ रही थी। वो उसे घुरकर देखते हुए बोली, तुमने ड्रिंक की है? उद्धरण चिन्ह। रेयान थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन वो कृषा के सामने झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए वो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए बोला, हाँ, बस थोड़ी सी पी है। उद्धरण चिन्ह। रेयान को बार बार कृषा का उस लड़के के साथ डांस करना याद आ रहा था। वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि कृषा ने उसे इग्नोर किया और वो उस लड़के के साथ डांस करने स्टेज पर चली गई। उसे जब भी ये याद आता, उसके तन बदन में जैसे आग सी लग जाती। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बार काउंटर पर जाकर बैठ गया और पीने लगा, लेकिन पार्टी में उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा 2 पैग ही पी पाया था। इसीलिए उसे कोई नशा ही नहीं हुआ था। वो अभी भी बिल्कुल नॉर्मल होकर बात कर रहा था। तुम जानते हो ना कि शराब पीने के बाद तुम्हें कोई होश नहीं रहता, फिर तुमने पी क्यों? कृषा ने अपना गुस्सा दबाते हुए उससे पूछा। कहा तो सही कि बस थोड़ी सी ही पी है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैंने शराब क्यों और कितनी पी। सवाल ये है कि तुम उस लड़के में साथ क्या कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस लड़के साथ स्टेज पर जाने की? रेयान दोबारा अपने उसी गुस्सैल रूम में वापस आ गया और कृषा पर भड़कते हुए बोला,
उसका बेतुका सवाल सुन कृषा को समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, वो किससे मिलती है, किससे बातें करती है, किसके साथ कहाँ जाती है, उसे उससे क्या लेना देना जो वो उस पर ऐसे भड़क रहा है जैसे कि वो उसकी बीवी हो और वो उसे छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ डांस करने चली गई हो। कृषा बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, तुम्हें उससे क्या, ये मेरी लाइफ है और मुझे कब क्या और कैसे करना है ये मैं डिसाइड करूंगी, ना कि कोई और। तो मैं किससे मिलती हूँ, क्या करती हूँ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सो स्टे अवे फ्रॉम मी, गॉट इट। कहते हुए कृषा रेयान की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी बात सुन और ऐसे उसे खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश से रेयान का तो गुस्से से पारा और हाई हो गया। उसने गुस्से में आकर कृषा को अपने और करीब खींच लिया और उसे खुद से सटाकर उसने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को ऊपर की ओर उठाया और उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। अपने बालों को इतनी मजबूती से पकड़े जाने की वजह से कृषा के मुंह से दर्द भरी एक हल्की सी आह निकल गई और उसकी आंखें भी नम हो गई। लेकिन रेयान को आज अपने गुस्से में ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और न ही उसे कुछ सुनाई दे रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लाइक सीरियसली, बोलते हुए रेयान सार्कास्टिकली वे में हंसा, जैसे उसने कोई मजेदार फनी जोक सुन लिया हो। वो हंसते हंसते अचानक ही बिल्कुल सीरियस हो गया और गुस्से से बोला, मेरा तुमसे जुड़ी हर चीज से लेना देता है। और मेरी एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि अगर कभी मैंने तुम्हें किसी लड़के के आसपास भी देखा तो मैं पहले उस लड़के को जान से मार डालूंगा। उसके बाद तुम्हें अपने तरीके से पनिशमेंट दूंगा, जिसे तुम शायद ही झेल पाओ। रेयान ने कृषा के गाल को सहलाते हुए कहा। जिसे सुन कृषा रेयान का हाथ अपने गाल से झटकते हुए गुस्से से बोली, तुम। इससे पहले कि कृषा अपनी बात पूरी कर पाती रेयान ने उसकी कमर और बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने होंठों की उसके मुलायम होंठों पर रख उन्हें चूमने लगा। कृषा शॉक्ड रह गई और वो आंखें फाड़े बस रेयान को देखती रह गई। वहीं आर्यन और परी के कमरे में परी अपनी जगह पर खड़ी हो गई ताकि अपने कपड़े चेंज करने जा सके, लेकिन तभी उसे अपनी कमर के चारों ओर किसी की मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई और अगले ही पल आर्यन ने पीछे से ही उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। परी उसे रोकते हुए बोली, आर्यन, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे चेंज करने जाना है। उद्धरण चिन्ह, उहुहुहु, आज तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम भूल है कि कल हमारी शादी हुई थी और हमारी फर्स्ट नाइट भी तो थी, लेकिन तुम्हारी नींद की वजह से हम हमारी सुहागरात नहीं मना पाए। कहते हुए आर्यन एक झटके में परी को अपनी तरफ घुमा देता है, जिसका चेहरा अब तक टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था। आर्यन परी के चेहरे को अपने करीब लाकर वो अपनी मैग्नेटिक वॉइस में आगे बोला, लेकिन आज तुम मुझे नहीं रोक सकती और ना ही मैं रुकने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह, कहते हुए उसने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपने सख्त होंठ परी के मुलायम चेरी जैसे होंठों पर रख दिए और उसे पूरी शिद्दत के साथ चूमने लगा। आर्यन परी के होंठों का रस तब तक पिता रहा जब तक कि परी की सांसें उखड़ने नहीं लगी। उसे न चाहते हुए भी परी के होंठों छोड़ना पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो अपने होंठ परी की गर्दन पर रख देता है और उससे लिक करते हुए चूमने लगता है। परी के दोनों हाथ आर्यन के गले में चारों ओर लिपटे हुए थे और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आर्यन परी की गर्दन से होते हुए वो अपने होंठों को उसके कंधे तक ले जाता है और अपने दांतों तले उसके साड़ी के पल्लू को उसके ब्लाउज के साथ ही कंधे से सरका देता है और उसके गंधे को बेतहाशा चूमने लगता है। उसका एक हाथ परी की खुली पीठ को सहला रहा था तो वहीं वो अपने दूसरे हाथ से परी के साड़ी की प्लेट्स निकाल रहा था। आर्यन ने बस कुछ ही मिनट में परी की साड़ी को निकालकर फर्श पर एक साइड फेंक दिया और दोबारा उसने परी के होंठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। परी तो आर्यन के टच, उसके एहसासों में इतना डूब चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब आर्यन ने उसकी साड़ी को उसके बदन से अलग कर दिया और कब उसके हाथ अपने आप आर्यन की शर्ट के बटन खोलने लगे थे। आर्यन ने परी के होठों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि परी को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगी। आर्यन ने परी को देखा जो आंखें बंद किए हुए तेज तेज सांसें ले रही थी, जिससे उसके ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे। ये देख आर्यन अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और वो परी को ब्राइडल तरीके से उठाकर बेड की ओर बढ़ गया। फिर अपने एक घुटने को बेड पर टिकाते हुए उसने परी को बेड पर आराम से लेटा दिया, जैसे वो कोई कांच की बनी गुड़िया हो जो हल्की ठोकर लगने पर भी टूटकर बिखर जाएगी।
परी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने आर्यन को देखा जो उसे ही इंटेंशनली देख रहा था। उसकी आंखों में आज परी को पाने का एक अलग ही खुमार छाया हुआ था। आर्यन परी पर से बिना अपनी नजरें हटाए अपने शर्ट को उतारकर फर्श पर फेंक देता है और परी के ऊपर झुक जाता है। परी ने उसकी मस्कुलर बॉडी को तारीफ भरी निगाहों से देखा। आर्यन के वो एब्स और उभरी हुई मसल्स को देख कोई भी कह सकता था कि उसने जिम में कितना पसीना बहाया होगा और अपनी बॉडी को कितनी अच्छी तरह से मेंटेन किया होगा। आर्यन के परी के ऊपर झुकते ही परी का छोटा सा शरीर उसके बड़े से शरीर के पीछे छुप गया और उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। आर्यन ने अपनी नीचे लेटी हुई खूबसूरत लड़की को देखा जो हमेशा उसके दिल की धड़कने को बढ़ा देती थी। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने उसके माथे को चूम लिया। फिर उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए उसने उसकी छोटी सी नाक पर किस किया और फिर वो उसके दोनों गालों को चूमते हुए उसकी ठुड्डी तक आ पहुंचा और वहां भी किस कर लिया। फिर आर्यन उसके कान के पास जाकर उसे चूमता है और फिर उसकी गर्दन की ओर बढ़ जाता है। परी ने अपने एक हाथ को आर्यन के बालों में फंसाया हुआ था तो वहीं उसका दूसरा हाथ आर्यन की पीठ पर उसे सहला रहा था। परी उसके एहसासों में गुम उसे वो करने दे रही थी जो वो चाहता था। आर्यन परी की गर्दन पर बेतहाशा चूमते हुए उसे लिक कर रहा था और बीच बीच में बाइट भी कर रहा था जिससे परी कराहने लगी। आर्यन दोबारा उसके होंठों की तरफ बढ़ गया और उसे चूमते हुए उसने अपनी जीभ को उसके मुंह में एंटर कर दिया और फिर पूरे पैशन और गहराई के साथ उसे चूमने लगा। उसने अपनी जीभ को उसके पूरे मुंह में फिराते हुए उसके मुंह के हर एक कोने का स्वाद लिया। परी भी अपनी तरफ से उसका पूरा साथ दे रही थी। लगभग 15 मिनट तक एक दूसरे को पैशनेटली चूमने के बाद कहीं जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए दोनों ही बुरी तरह हौंफ रहे थे। लंबे समय तक किस करने की वजह से परी के होंठ सूज गए थे। ये देख आर्यन को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इस वक्त वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आर्यन ने परी को एक झटके में पीछे की ओर पलटा दिया और उसकी पीठ को चूमने लगा। उसे चूमते हुए उसने अपने दांतों से ही उसके ब्लाउज के हुक को खोल दिया और उसकी पीठ पर निशान छोड़ते हुए उसे चूमने लगा। परी ने कसकर बेड सीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आर्यन ने थोड़ी देर बाद परी को दोबारा अपनी तरफ घुमाया और उसके ब्लाउज को निकाल कर फेंक दिया। परी का चेहरा और कान शर्म से पूरी तरह लाल हो गए। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर कर लिया। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आर्यन की आंखों में देख सके। उसने अपनी नजरें नीचे की हुई थी। आर्यन ये देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके कान में जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, अब तुम इससे नहीं बच सकती स्वीट हार्ट। लगभग 15 मिनट तक एक दूसरे को पैशनेटली चूमने के बाद कहीं जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए दोनों ही बुरी तरह हौंफ रहे थे। लंबे समय तक किस करने की वजह से परी के होंठ सूज गए थे। ये देख आर्यन को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इस वक्त वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आर्यन ने परी को एक झटके में पीछे की ओर पलटा दिया और उसकी पीठ को चूमने लगा। उसे चूमते हुए उसने अपने दांतों से ही उसके ब्लाउज के हुक को खोल दिया और उसकी पीठ पर निशान छोड़ते हुए उसे चूमने लगा। परी ने कसकर बेड सीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आर्यन ने थोड़ी देर बाद परी को दोबारा अपनी तरफ घुमाया और उसके ब्लाउज को निकाल कर फेंक दिया। परी का चेहरा और कान शर्म से पूरी तरह लाल हो गए। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर कर लिया। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आर्यन की आंखों में देख सके। उसने अपनी नजरें नीचे की हुई थी। आर्यन ये देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके कान में जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, अब तुम इससे नहीं बच सकती स्वीट हार्ट। बोलते हुए आर्यन ने उसके कान को जोर से बाइट किया, जिससे परी के मुंह से आहे है निकल गई। आर्यन ने परी के दोनों हाथों को हटाया और जैसे ही उसकी नजर परी के ब्रेस्ट पर पड़ी वो तो जैसे पागल सा हो गया। वो उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन को चूमते हुए बाइट करने लगा और फिर धीरे धीरे उसके कॉलर बोन तक पहुंचा। उसका एक हाथ परी की गर्दन के नीचे था तो वहीं उसका दूसरा हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहा था। फिर वो धीरे धीरे उसके मुलायम ब्रेस्ट की ओर बढ़ गया और वो उसके ब्रेस्ट को चूमने और चूसने लगा था, जिससे परी की तेज सिसकारियां निकलने लगी। आर्यन के हर एक टच से उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा था। वो सिर्फ आर्यन को ही फील कर पा रही थी और उसे अपनी मनमानी करने दे रही थी। आर्यन ने परी के पेटीकोट को भी उतार कर फेंक दिया और फिर अपने हाथ की उंगलियों से उसके नाजुक और कोमल पैरों को वो सेक्सुअली टच करने लगा और फिर अपने होंठ उस पर चलाने लगा।
जिससे परी के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी सांसें भी भारी हो गई। थोड़ी देर बाद आर्यन दोबारा परी के होंठों की तरफ बढ़ गया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। परी भी उसके बालों में अपने हाथ फिराते हुए उसका पूरा साथ दे रही थी। वो उसके होंठों को किसी छोटे बच्चे की तरह चूस रही थी और बाइट कर रही थी। सांस लेने के लिए जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तब दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए डिजायर्स थी। परी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और वो आर्यन के ऊपर आ गई और उसने आगे बढ़कर आर्यन के गले को चूमना शुरू कर दिया, जिससे आर्यन की आंखें खुद ब खुद इस खूबसूरत एहसास से बंद हो गई और उसके हाथ परी के जिस्म पर हर जगह चलने लगे, जिससे परी और अग्रेसिव होने लगी और वो आर्यन की नेक को किस करते हुए उसे हल्के हल्के से बाइट भी कर रही थी। फिर धीरे धीरे वो उसके खुले चेस्ट की तरफ बढ़ गई और उसके सीने को बेतहाशा चूमने लगी। आर्यन की पकड़ परी के बालों में और कस गई। वो अब अपने आप पर और काबू नहीं रख पा रहा था। परी की हर एक किस, हर एक मूवमेंट से आर्यन को अपना शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही फोरप्ले करने के बाद जब दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई तब बिना एक भी सेकंड गवाए आर्यन ने परी को अपने नीचे दबा दिया और उसके होंठों को अग्रेसिव होकर चूमने लगा। और एक ही बार में वो उसके अंदर एंटर हो गया, जिससे परी की दर्द भरी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। परी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आर्यन को खुद से दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन आर्यन जैसे बॉडी बिल्डर के सामने वो किसी छोटे खरगोश की तरह थी, जिसे उसे अपने ऊपर से हटा पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। आर्यन बहुत अच्छे से जानता था कि परी का भी ये फर्स्ट टाइम है, तो उसे पेन होना बहुत ही कॉमन बात थी, और इसीलिए वो उसका ध्यान वहां से हटाना चाहता था। वो उसे होंठों पर चूमते हुए उसके ब्रेस्ट को भी धीरे धीरे सहला रहा था। कुछ देर बाद जब परी का पेन कम हुआ तब जाकर आर्यन की जान में जान आई। वो परी को दर्द में देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन हर लड़की को एक ना एक दिन तो इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है। आर्यन इसमें कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि उसकी वजह से परी को ज्यादा दर्द मां सहना पड़े। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा दी। परी को थोड़ी देर तक दर्द हुआ था, लेकिन अब वो इसे एंजॉय करने लगी थी। आर्यन और परी दोनों ही एक दूसरे को अपने अंदर गहराइयों तक महसूस कर पा रहे थे, और ये फीलिंग, ये एहसास उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। आज वो दोनों पूरे तन, मन, शरीर और आत्मा से एक हो चुके थे। उन दोनों की ही दूरी आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उनकी ये अनएक्सपेक्टेड, अनचाही शादी को आज उसकी मंजिल मिल चुकी थी। आज सही मायनों में वो दोनों पति पत्नी बन चुके थे। वहीं कृषा के कमरे में कृषा शॉक्ड होकर अपने सामने खड़े लड़के को देख रही थी, जो अपनी आंखें बंद किए उसे पूरे पैशन के साथ चूम रहा था। उसका पूरा दिमाग ही रेयान के पैशन की वजह से पूरा खाली हो चुका था। वो तो उसकी इस सड़न किस से रिएक्ट तक करना भूल चुकी थी। लेकिन उसे होश तब आया जब रेयान ने वाइल्ड होते हुए उसके होंठों को चूमने के साथ साथ बाइट भी करना शुरू कर दिया था। कृषा जैसे ही अपने सेस में आई, वो अपने दोनों हाथ रेयान के चेस्ट पर रखकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने आप से दूर धकेलने लगी। लेकिन रेयान अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला, उल्टा उसे उस पर गुस्सा आने लगा और उसका एक हाथ जो कृषा की कमर और दूसरा हाथ जो कि उसके बालों में था, वहां उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, जिससे कृषा को पेन होने लगा। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बह निकली। उसमें अब और हिम्मत ही बची थी कि वो रेयान को रोक सके, इसीलिए वो खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। जब रेयान को फील हुआ कि अब कृषा शांत हो चुकी और अपने हाथ पैर नहीं चला रही है, तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन कृषा की आंखों में आंसू देख वो चौंक गया और जल्दी से उसके होंठों से अलग हो गया। कृषा उससे छूटते ही लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। उसे अपने पैरों पर खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैरों में जान ही ना बची हो। जब रेयान को ये महसूस हुआ तो उसने तुरंत कृषा को उसकी कमर से थाम लिया और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड पर ले जाकर बिठाकर अपने सीने से लगा लिया। जब कृषा नॉर्मल हुई, अपने सेस आई, तब खुद को रेयान की बाहों में पाकर चौंक गई और उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन रेयान ने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि उसकी पकड़ उसकी कमर पर और टाइट हो गई। रेयान ने अपना चेहरा थोड़ा नीचे की और झुकाया और कृषा की ठुड्डी को पकड़ते हुए उसे उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है, और अपनी आंखें छोटी कर उस पर नाराज होते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमेशा मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रहती हो?
क्या मेरा तुम्हारे करीब आना, तुम्हें छूना तुम्हें इतना बुरा फील कराता है? उद्धरण चिन्ह। उसके सावल में, उसकी आवाज में कृषा को उसके दर्द का एहसास होता है, जो कभी वो खुद से तो कहेगा नहीं कि उसे कृषा का उसके प्रति बिहेवियर कितना ज्यादा हट करता है, उसे कितनी तकलीफ पहुंचाता है। मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसीलिए आता हूं क्योंकि, वो बोलते बोलते कुछ सेकंड तक रुक गया और फिर हिम्मत कर वो आगे बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहने में खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, मुझसे ज्यादा किसी और की इंपॉर्टेंस देती हो, मुझसे रूडली बिहेव करती हो, मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और अपने उसी गुस्से के चलते मैं तुम्हें हट कर देता हूं। मैं ना तो तुम्हें दुखी देख सकता हूं और नहीं तुम्हें खुद से दूर जाते हुए बर्दाश्त कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। मुझे खुद नहीं पता कि मैं जो फील कर रहा हूं, वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें हर पल तुम्हें अपने पास अपने करीब रखना चाहता हूं, जहां कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश ना करे। कृषा उसकी बातें बिना अपनी पलकें झपकाए हैरान होकर सुन रही थी। रेयान सीरियस होकर उसकी ठुड्डी छोड़ते हुए आगे बोला, बट इट्स फाइन, अगर तुम्हें ही मेरा तुम्हारे करीब आना इतना बुरा लगता है, तो अब से मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊंगा, और ना ही तुम्हें बार बार अब परेशान करूंगा। इतना कहकर रेयान उठा और बिना कृषा की तरफ देखे उसके कमरे से चला गया। कृषा स्तब्ध होकर उसे बस खुद से दूर जाते हुए देखती ही रह गई। रेयान की बातें सुन उसका पूरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था। अगले दिन परी और आर्यन के कमरे में। परी की जब आंख खुली तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। परी ने अपने पेट पर कुछ भारी सा महसूस किया। जब उसने अपनी नजरें नीचे कर देखने की कोशिश की तो वो आर्यन का बड़ा सा हाथ था। उसने घुरकर उस शख्स को देखा जो कल रात उसके साथ किसी जानवर से कम नहीं था, जिसने उसे लगभग सुबह के 5 बजे तक परेशान किया था। परी ने गुस्से से मुंह फुलाए आर्यन को देखते हुए उसका हाथ उस पर से हटाती है, और फिर वो जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करती है तो अचानक ही उसके पूरे शरीर में दर्द की एक लहर सी दौड़ जाती है, और करहाते हुए वो दोबारा बेड पर ही गिर जाती है। परी के दर्द से करहाने की आवाज सुन आर्यन, जो कि बेड पर औंधे मुंह कर सो रहा था, उसकी की नींद खुल गई, और उसने जब पलट कर परी को देखा तो वो अपनी आंखें बंद कर अपनी बॉडी पेन को बर्दाश्त कर रही थी। ये देख आर्यन घबरा गया और जल्दी से परी को अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, परी क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। परी उसकी बात सुन चिढ़ गई और सुबकते हुए बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। उद्धरण चिन्ह। मेरी गलती? लेकिन मैंने क्या किया? आर्यन ने उसे नासमझी में देखते हुए उससे पूछा, जिसे सुन परी गुस्से से उस पर भड़कते हुए बोली, तुमने क्या किया? लाइक सीरियसली, तुमने मुझे कल पूरी रात परेशान किया। तुम्हें याद भी है तुम मेरे साथ कितना वाइल्ड हो गए थे, कि आज मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं बेड से उठ तक नहीं पा रही हूँ। कहते हुए परी दहाड़ा मार मार कर रोने लगी। वो रोते रोते फिर बोली, और खबरदार आइंदा से मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। कहते हुए वो फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। आर्यन ने उसकी पीठ को रब करते हुए अपने दूसरे हाथ से अपने एक कान को पकड़ते हुए वो बोला, सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, आई नो कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दो यार प्लीज। तुम्हारे करीब ना आना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं तुम्हारी ये बात चाह कर भी नहीं मान सकता, लेकिन हाँ एक प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि आगे से मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। ट्रस्ट मी, बट प्लीज मुझे खुद से दूर रहने को मत कहो, अब मैं ये नहीं कर सकता। कहते हुए आर्यन ने परी के सर से अपना सिर जोड़ दिया। परी ने उसकी आंखों में देखा, वो सच में उसके लिए गिल्ट फील कर रहा था, जैसे उसे सच में बहुत अफसोस हो परी को उस हाल में देखकर। परी बड़ी मासूमियत से उसे देखते हुए बोली, पक्का ना, तुम आगे से ऐसे उजरपत किसी जंगली जानवर की और तो नहीं टूट पड़ोगे ना? उद्धरण चिन्ह। परी की इनोसेंट को देख आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर रोए। आर्यन ने स्माइल कर अपनी गर्दन हिला दी और बोला, अब चलो मैं तुम्हें शावर लेने में हेल्प करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। परी उसकी बात सुन बुरी तरह शर्मा गई, और अपने लाल चेहरे के साथ उसे मना करते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, आई डू इट। आर्यन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, ओ रियली, तुमसे बेड पर से तो उठा नहीं जा रहा और चली शावर लेने, अपने ही पति से इतना क्यों शर्मा रही हो?
मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख तो लिया, फिर ऐसे मना करने का क्या मतलब, अब चलो, कहते हुए आर्यन ने उठकर पहले एक टॉवल अपनी कमर के चारों ओर लपेटा, फिर वॉशरूम में जाकर बाथटब में गर्म पानी भरा और फिर वापस परी के पास आकर उसे ब्लैंकेट सहित अपनी गोद में उठा लिया और उसे वॉशरूम में ले गया। परी को बाथटब में आराम से बैठाते हुए उसने उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटा दिया और फिर खुद भी उसके साथ बाथटब में उतार कर परी की बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता से साफ करने लगा। परी को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सच में उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था कि वो अपना हाथ तक नहीं हिला पा रही थी। खुद से शावर लेने की तो बात ही छोड़ो। आर्यन ने पहले परी को साफ किया, उसे नहलाया और फिर खुद शावर लेकर बाथरोब पहनकर परी को भी एक बाथरोब पहनाया और फिर उसे कमरे में वापस ले आया। परी अब तक वापस से गहरी नींद में सो चुकी थी। आर्यन ने परी को बड़े ही प्यार से बेड पर आराम से लेटा दिया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स में से ऑइंटमेंट ले आया और फिर उसने परी के बाथरोब को खोला। उसकी बॉडी पर बैंगनी और लाल रंग के निशान थे और साथ ही बाइट करने के भी निशान मौजूद थे, को उनकी कल रात की कहानी बयां कर रहे थे। आर्यन को परी की बॉडी की ऐसी हालत देख बहुत बुरा लगता है। उसने गिल्टी फील करते हुए वो ऑइंटमेंट परी के जख्मों पर लगा देता है और उसे वापस से बाथरोब पहनकर खुद उसके बगल में उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वहीं शिव पार्वती के मंदिर में परिधि, सौंदर्य और रूही की जिद की वजह से सबको शिव पार्वती के मंदिर आना पड़ता है। वहां पूरा परिवार मौजूद था सिवाय आर्यन और परी के, क्योंकि परिधि और रूही नहीं चाहती थी कि आर्यन और परी थोड़ा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताए, इसीलिए किसी ने भी उन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। सब लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाने लगे, लेकिन तभी आशी का ध्यान मंदिर से थोड़ी दूर उन बच्चों पर पड़ा जो आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहे थे। ये देख आशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो मंदिर में जाने के बजाय उन बच्चों की ओर बढ़ गई। दीदी, दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेंगे, उनमें से एक बच्चे ने आशी को उनकी तरफ आते देख उससे कहा। आशी उस बच्चे के पास आए और उसके सर पर प्यार से हाथ फिरते हुए वो बोली, आप लोगों को भूल लगी है। उद्धरण चिन्ह। आशी का सवाल सुन वो पांचों बच्चे एक साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। आशी मुस्कुराते हुए उन बच्चों से बोली, फिर ठीक है, आप सब चलो मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ये सुन बच्चे बहुत खुश हो गए और परी उन्हें मंदिर के ही पास के एक ढाबे पर ले गई और उन बच्चों के लिए उसने खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में उनका खाना आ गया और आशी ने उन्हें सर्व किया और उन्हें खाने को बोला। बच्चे तो जैसे इसका ही वेट कर रहे थे। आशी की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही बच्चे तो खाने पर टूटे पड़े थे, जैसे उन्हें कभी ऐसा खाना नसीब हो ही नहीं। और ये सच भी तो था, सड़क पर रहने वाले चाहे वो बच्चे हो या बड़े बूढ़े, वो लोग दाने दाने के लिए तरसते हैं। आशी प्यार से उन बच्चों को देखे जा रही थी जो उनसे कुछ टेबल दूर बैठे थे। वो लोग आशी को अपनी हवस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे, जिसका आशी को कोई आइडिया तक नहीं था। टू बी कंटिन्यू।